गिलगित बल्तिस्तान के वज़ारत आला के अहम ज़िम्मेदारी पे फायज़ हुए हैं, उन्हें दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। खालिद खुर्शीद साहब पे आप सब जानते हैं कि 22 अरकान असम्बली ने एतमाद का इजहार किया और मुखालिफ उम्मीदवार को 9 वोट मिले। और जो लोग पर्ची और वोट को इज़्ज़त दो की बात करते हैं, उन्हें यकीनन आज रूह की तस्कीन हुई होगी कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने वोट को इज़्ज़त दे के भारी अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला को मुंतखब कर लिया और वहाँ ज़ातियात और मफादात के साथ जुड़ा बयानिया बर्फ़ पोश पहाड़ों में दफन हो गया। और हम ये तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं, दुआ गो हैं कि खालिद खुर्शीद साहब बहसीते वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की विज़न को आगे बढ़ाएंगे और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की तरक्की और खुशहाली में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे। आज 2 अहम इश्यूज़ हैं जो मीडिया के साथ हम शेयर करेंगे। एंड में हम पॉलिटिकल जलसे और उसकी फॉलो अप पे भी बात करेंगे। लेकिन जो जहां आप DGPR में बैठे हैं, यहाँ पे जैसा कि मुझे ज़िम्मेदारी दी गई वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत की रोशनी में इसको इंस्टीट्यूशन बनाने का DGPR को जो अमल है वो मुसलसल जारी है। और DGPR की इटसेल्फ रीस्ट्रक्चराइजेशन, रीवैम्पिंग और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक पॉलिसी है, जो डिजिटलाइज्ड पॉलिसी के साथ जुड़ी हुई है, जो हमारी नई मीडिया पॉलिसी के साथ जुड़ी है और जिसमें हम नई एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी मुतारफ़ कराने जा रहे हैं। ये सारी 1 बाय 1 कल जब हमारा एक कन्वेंशन हुआ है यहाँ DGPR में और 9 डायरेक्टरेट के हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और 36 डिस्ट्रिक्ट से जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स की यहाँ टीम मौजूद थी, हमने दौरे हाज़र के जदीद तकाज़ों के मुताबिक DGPR को आपके लिए मीडिया की सहूलत के लिए एक अम्ब्रेला बनाने का फ़ैसला किया और इसी DGPR के साथ एसोसिएटेड हम अपने इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स और प्राइवेट मीडिया हाउस में काम करने वाले जो हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, वो बीट रिपोर्टर्स हैं, वो कैमरामैन हैं, वो आपके एनालिस्ट हैं, जो भी वहाँ काम करते हैं, स्टोरी राइटर्स हैं, उन सब की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी पंजाब इंफॉर्मेशन एकेडमी जो है उसकी प्रपोज़ल हम वज़ीर आला पंजाब के पास लेके जा रहे हैं। तीसरी अहम चीज़ जिसका आपको भी पता है और हमें भी इस बात का एहसास है कि DGPR के अंदर हमें एक ऐसी इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी की ज़रूरत है जिसके तहत चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब और उनकी हुकूमत की जितनी भी अलाइड मिनिस्ट्रीज़ हैं, पब्लिक रिलीफ इनिशिएटिव्स, गुड गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी प्लान जो है वो एक कम्प्रीहेंसिव अंदाज में मीडिया तक पहुँचे और मीडिया की आंख से वो आवाम तक पहुँचे। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए DGPR में चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव सेल जो है वो कायम किया जा रहा है और इस चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव सेल का मकसद ये होगा कि वो तमाम इनिशिएटिव जो पंजाब गवर्नमेंट ने डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में अब तक पॉलिसी मेकिंग की शक्ल में
जो सर्विस डिलीवरी की शक्ल में और ओवरऑल उन निचली सतह पे आवाम को उन पॉलिसीज़ का क्या फ़ायदा पहुंचा है, उनकी ज़िंदगी में क्या बेहतरी आई है, वो सेल जो है मीडिया के साथ डेली बेसिस पे किसी एक इशू पे डिबेट करेगा, डिस्कशन करेगा, कम्युनिकेट करेगा। और आपकी रहनुमाई भी हम लेंगे कि अगर वो पॉलिसीज़ उसका टिकल डाउन इफ़ेक्ट पब्लिक में नहीं हो रहा या आवाम को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो उनको रिवाइज़ भी किया जा सकता है और रिवर्स भी किया जा सकता है। और उस पर महवर और मरकज़ अवाम है, और कोई चीज़ जो अवाम के फ़ायदे में नहीं है वो कॉस्मेटिकली उन पॉलिसीज़ को फ़ाइलों में ज़िंदा रखना मकसद नहीं है। तो लिहाजा एक ओपन डिबेट, एक ओपन सेशन और एक उस सेल के अंदर जो चीफ मिनिस्टर इनिशिएटिव्स हैं उन पे हम बातचीत भी करेंगे और उसके जो मुस्बत पहलू हैं वो आपके ज़रिए उजागर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने एक इंतहाई अहम कदम उठाया। पंजाब के अंदर जो हमारा मवासलाती निज़ाम है, सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है, उसको बेहतर बनाने के लिए जो नंबर 1 इस हुकूमत की तरजीह है, उसके तहत चूँकि आपको भी पता है कि जो हमारी इंटरसिटी बसेस हैं जो इससे लाहौर से मुख्तलिफ़ शहरों के लिए निकलती हैं, वहाँ प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ना होने की वजह से आवाम मुश्किलात का शिकार होते हैं। तो फिलफौर ये फ़ैसला किया गया है कि जदीद सहूलतों से आरास्ता एक ऐसा बस टर्मिनल जो है वो हुकूमत पंजाब ठोकर नियाज बेग के करीब बनाने जा रही है। और इस पायलट प्रोजेक्ट को फिर हम फैसलाबाद और मुल्तान में नए बस टर्मिनल बना के रेप्लिकेट करेंगे। इसके लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने महकमा ट्रांसपोर्ट को 10 दिसंबर तक इस टर्मिनल का डिज़ाइन पेश करने की हदायत जारी की हैं। और इसके अलावा लाहौर समेत जो पंजाब के बड़े शहर हैं वहाँ इलेक्ट्रिक बसेस का एक स्क्वाड शुरू किया जा रहा है। इन इलेक्ट्रिक बसों को पोल्यूशन फ्री करने के लिए शहर को, क्योंकि स्मोग और ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन की वजह से हमारी जो शहरी आबादी है उसके लिए सेहत के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इलेक्ट्रिक बसें जो माहौलियाती आलूदगी और स्मोग में कमी का बायस बनेगी, इनको लॉन्च करने का फ़ैसला किया गया है। और इसके अलावा पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। और पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी ये एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जो लोग इंटरसिटी सफ़र करते हैं उन्हें पता है कि हमारे यहाँ जो रोड नेटवर्क है उसके अंदर जो गैप्स हैं, और अगर खुदा न खास्ता वहाँ कोई हादसा होता है तो उस सूरत हाल में वो जो हादसे का शिकार तो होते ही हैं, उस अजाब से गुज़रते हैं, लेकिन साथ चलने वाले उस सड़क पे वो मुतासरीन में सबसे ज़्यादा उस तकलीफ़ से गुज़रते हैं। लिहाजा पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी जो कायम की जा रही है, इसका मकसद ट्रांसपोर्ट की सहूलतों के साथ साथ आसान, आरामदेह और सस्ता सफ़र जो है उसकी दस्तयाबी को यकीनी बनाना है। और इसके लिए नई फ़ोर्स बनाने का, यानी ट्रांसपोर्ट से मुतल्लिक नई फ़ोर्स बनाने की भी एक तजवीज़ सामने आई है और जो ज़ेरे गौर है, और अगली मीटिंग में इस हवाले से भी तरजीहात तय की जाएंगी। दूसरा जो उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में इजलास में तरजीहात तय की गई हैं, उसमें सबसे अहम इनिशिएटिव दुखी इंसानियत के साथ जुड़ा जो हुकूमत की नंबर 1 तरजीह है कि हमने पिसे हुए मुस्तहिक नादार
जो तबके हैं उनको ज़्यादा ओनरशिप देनी है। उसके बिना पे जो सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल पंजाब भर में मौजूद हैं, उन हॉस्पिटल में इससे पहले ये होता था कि सिर्फ इंडस्ट्रियल लेबर जो है वहाँ इलाज मालजे के लिए जा सकती थी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब ने उन हॉस्पिटल्स के दरवाज़े आम शहरियों के लिए भी खोल दिए हैं। अब हर शहरी सेहत की सहूलत इलाज मालजे के लिए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स में जा सकता है, और सनती वर्कर्स जो हैं वो उस सहूलत से जो मुस्तफ़ीद हो रहे थे, उनकी सेहत के चैलेंजेस को बेहतर अंदाज से ओवरकम करने के लिए सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल के आउटडोर और इनडोर में भी ना सिर्फ आम मरीज़ों का जो दाखिला और इलाज मालजा है उसको इंश्योर किया जा रहा है, बल्कि इस हवाले से जो कानून के अंदर अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड थी उन ज़रूरी तरमीम की भी मंजूरी दे दी गई है। मज़दूर भाई जो हमारे हैं उनकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बुज़दार हुकूमत ने जो पहली प्रायोरिटी या उनकी सेहत हमारे लिए इंतहाई मुकद्दम है। पंजाब में लेबर और वर्कर्स जो इस वक्त मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, हुकूमत ने उनके लिए सेहत कार्ड के इजरा का फ़ैसला किया है, और अब ये सेहत कार्ड जो है वो लेबर और वर्कर्स को भी दस्तयाब होगा। इससे हम मज़दूरों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। इसके साथ जो आज आपने देखा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कुछ देर पहले, उसके अंदर मौलाना साहब और साबका वज़ीर आज़म एक दूसरे से जफ्फियाँ डाल के मुबारकबादें दे रहे थे कि उन्होंने कानून का मजाक भी उड़ाया, और एक दूसरे को शाबाश दे रहे थे कि कानून के रखवाले जो ख़ुद वज़ीर आज़म की सीट पे और उस मनसब पे फाइज रहे हैं, वो कानून का इस तरह कत्लेआम जो था उस पे बगले बजा रहे थे। तो जो आपने कल राजकुमारी की तकरीर के दौरान एक गोदाम में आग लगी मीडिया दिखा रहा था, उसकी जब तहकीकात की गई और पंजाब पुलिस ने स्पेशली आरपीओ मुल्तान ने उस हवाले से हक़ाइक़ इकट्ठे किए, तो पता चला कि नून लीग के साबका एमपीए हैं पीएमएलएन के शाहिद साहब, उन्होंने वो हवाई जो आतिशबाज़ी की, उस आतिशबाज़ी की वजह से जो हवाइयाँ उस फैक्ट्री में गिरी और वहाँ गत्ते का स्टॉक था, गोदाम था, जिसकी वजह से वहाँ आग भड़क उठी। लिहाजा गत्ते के उस गोदाम के जो मालिक हैं वो मदई बने हैं, और नून लीग के जो एमपी हैं साबका, उनके ख़िलाफ़ उनकी प्रॉपर्टी के नुकसान और आतिशज़दगी के हवाले से जो ओवरऑल एक खौफ हरास और अवाम में जो जिस तकलीफ़ से लोग गुज़रे, उनकी मदियत में वो पर्चा दर्ज कर दिया गया। इसके अलावा चूँकि कल ये बार बार मीडिया की स्क्रीन पे ये वावेला चल रहा था कि हुकूमत ने पसपाई अख्तियार की, हुकूमत पीछे हट गई, हुकूमत ने पहले रोका और फिर इनको इजाज़त दे दी। ये वो जहरीला प्रोपेगेंडा था जिसके आर्किटेक्ट जो थे वो एक इंजीनियर्ड नैरेटिव चला रहे थे जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं था। हकीकत ये थी कि इंतज़ामिया ने जो दरख्वास्त दी वो इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट के तहत मुल्तान की इंतज़ामिया ने इस जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया,
जिसके बाद वहाँ ताले तोड़े गए और बलवा किया गया, अहलकारों को मारा पीटा गया, नक्शे अमन अमन किया गया, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिसकी वजह से वहाँ शरपसंदों के ख़िलाफ़ 16 MPO के तहत कार्रवाई हुई, जो मुल्तान हाई कोर्ट ने कल जो है उस नज़रबंदी के ख़िलाफ़ उन मुल्ज़मान को रिलीज़ करने का हुक्म जारी किया। और उसके साथ साथ जो हमारे प्यारे मौलाना साहब हलवा और जलवा इकट्ठा दिखाया उन्होंने, तो उनकी खुफिया कुछ हमारे पास इतलात आई हुकूमत पंजाब के पास कि वो अपने वर्कर्स को उन्होंने डंडे तकसीम किए, उन्होंने बैठ के प्लानिंग्स की, और ये 100% मैं ज़िम्मेदारी से आपको बता रही हूँ, कोई सियासी स्टेटमेंट नहीं है, कि उन्होंने ये हदायत जारी की कि आपने पुलिस के साथ गुत्थम गुत्था होना है और उन डंडों से पुलिस वालों को लहूलुहान करना है। और जाहिर है जब ये इतलात हमारे पास आई तो जिसने पुलिस पर डंडे बरसाने थे, जब माप के हाथ में आप डंडे देते हैं और लहूलुहान करने की आप उकसाते हैं और एज अ लीडर आप यूनिफॉर्म में मलबूस अहलकारों पे हमलावर होने की तरगीब देते हैं, तो फिर होश अगर दूसरी तरफ ना हो तो हुकूमत को जोश के बदले होश दिखानी पड़ती है। और वो पुरजोश क़यादत जो अदारों के ऊपर और उन अहलकारों के ऊपर हमलावर होना चाहती थी, बदले में पुलिस ने उनको कोई फूलों के हार नहीं पहनाने थे। ज़ाहिर है रिएक्शन होना था, और जहाँ तसादम होता है वहाँ इंसानी जानों का ज़िया होता है। और इस तरह के मौक़ में फिर शरपसंद अनासर फ़ायदा उठाते हैं। किसी भी दूसरे सान्य मॉडल टाउन को होने से रोकने के लिए यह अक्सर ज़रूरी था कि पुलिस को रिस्ट्रेन किया जाए, रुकावटें जो हैं उनको ये कहा जाए कि आपने माप के आगे नहीं आना। किसी ने जलसे की इजाज़त नहीं दी थी, सिर्फ पुलिस को ये अहकामात दिए गए थे कि आपने इनके रास्ते में नहीं आना, आपने तसादम की तरफ नहीं जाना, आपने इनको गुत्थम गुत्था हो के अपोजिशन जो स्टेटमेंट है आपने भी सुनी कि हम सफ़ों पे सरों पे कफन बांध के आए हैं, तो वो कफन उन्होंने अपने लिए नहीं बांधे थे, वो कारकुनान को पहनाने के लिए लाए हुए थे। तो हमने उनकी हिकमत अमली से वो साजिश जो है उसको मलियामेट कर दिया और कानून को ये मौका दिया कि वो अपना रास्ता इख्तियार करे, ना कि लाठी और बंदूक अपना रास्ता इख्तियार करे। लिहाजा जिन अफराद ने कल इन्फेक्शस डिजीज़ कंट्रोल एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए जलसा किया, उन ऑर्गेनाइज़र्स के ख़िलाफ़ हुकूमत ने FIR दर्ज करने का फ़ैसला किया। जिन ऑर्गेनाइज़र्स के ख़िलाफ़ वो FIR दर्ज हो रही है उसमें 22 अफराद PMLN के हैं, 16 अफराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 13 अफराद जो हैं वो JUI फजलुर रहमान ग्रुप के हैं, और उसके अलावा कुछ नामालूम अफराद भी हैं। सिर्फ इसका मकसद ये है कि कोई भी शख्स जब कानून को हाथ में लेता है और कानून को ललकारता है, कानून के मुंह पे तमाचे मारता है, तो कानून बेबसी की तस्वीर बने खड़ा ना रहे, लोगों के अंदर एक कानून का खौफ पैदा हो और
कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाया जा सके। तो ये एक, चूँकि FIRs की कापीज़ आपको दस्तयाब हो जाएंगी, इसके साथ साथ जो आज बगलें बजा रहे थे कि हमने एक बड़ा कामयाब जलसा किया, आपने देखा कि जब इन्होंने कासम स्टेडियम के दरवाज़ों के ताले तोड़ दिए, पुलिस पीछे हट गई, तो 700-800 के करीब अफराद अंदर गए। जब इन्होंने देखा कि इतने बड़े स्टेडियम को हम भरेंगे कैसे, किसी पुलिस ने इनको नहीं रोका, किसी शख्स ने आगे कंट्रोलर लगा के उस स्टेडियम के अंदर एंट्री को ब्लॉक नहीं किया। एक खुद जो है वहाँ से दुमदमा के भागे और रैली करने के दावेदार जो थे वो टोलियों में, रैलियों में बटे और चौक घंटाघर के अंदर, एक चौक के अंदर, स्टेडियम से निकल के चौक में इन्होंने एक दूसरे का इंतज़ार किया। और मौलाना फजलुर रहमान साहब कई घंटे इंतज़ार करते रहे कि लोग ज़्यादा आएँ तो फिर मैं आऊँ स्टेज पे तकरीर करने के लिए। तो सिंध के ज़ायरीन, सिंध हुकूमत की मुकम्मल पुश्त बनाई, यहाँ से शाही ख़ानदान और राजकुमारी का पूरा स्क्वाड और इर्द गिर्द से इकट्ठे किए जो अवाम थे, उनको मिला के जो हेड काउंट हुआ वो 6 से 7 हज़ार का हुआ। और 6 से 7 हज़ार अफराद के लिए इतने पापड़ बेले गए, इतनी गाड़ियों पे हमारी राजकुमारी को उछल कूद करनी पड़ी और फ़ोटो शूट करने पड़े, और कितना मुश्किल सूरत हाल में साफ छोड़ के उन्हें शूटिंग के लिए वहाँ जाना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए हुकूमत पंजाब ये समझती है कि जलसे, जुलूस, रैलियाँ किसी भी हुकूमत को गिराने के लिए मौसर हथियार नहीं है। हम एक आइनी और कानूनी हुकूमत है। हमें हमारे हुकूमत में आने का भी एक कानूनी रास्ता था, आइनी रास्ता था, हमें भेजने का भी एक आइनी और कानूनी रास्ता है। हमारी नादान अपोजिशन, हमारी मायूस अपोजिशन, हमारी थकी हारी अपोजिशन, हमारी इस वक्त उखड़ी हुई सांसों वाली अपोजिशन, अपने ज़ाती मफाद और एजेंडे के साथ जुड़ी अपोजिशन आइनी रास्ते से हमें घर भेजे, कानूनी रास्ते से हमें घर भेजे। हम आपके हर आइनी और कानूनी वार का मुकाबला करेंगे। इस वक्त कोरोना की वबा की वजह से जो मुश्किलात हैं उसका हमें देखना ये है कि किस तरह हम इस पूरे, एक तरफ कोरोना की जंग, दूसरी तरफ सियासी मफादात का दर्द, तो इस हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का दर्द है। हम आवाम का दर्द लेके आवाम की ज़िंदगी को महफूज बनाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह मीडिया के तावन से कोरोना की इस वबा का मुकाबला हम करेंगे। और दुनिया ने जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को पजीराई दी है कोरोना के हवाले से, बेटर स्ट्रेटजी एंड मैनेजमेंट, पंजाब के अंदर भी इंशाअल्लाह जहां हम कोरोना फ्री पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं, वहां हम कोरोना फ्री के साथ साथ पोलियो फ्री पंजाब जो है वो भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब का अज़म है। और इंशाअल्लाह पंजाब को आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक, आपकी उमंगों के मुताबिक एक मज़बूत अवामी किला बनाएंगे।
जहाँ अवाम ही असल हुक्मरान होंगे। बहुत शुक्रिया। बारी बारी कर लो बेटे, आप कंडक्ट कर लेना, आप कंडक्ट कर लें ताकि मेरा ये तासर न जाए कि मैं शायद। अब ये इनका इम्तिहान है कि ये पास होती हैं कि नहीं। हाँ चले डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत की जो हिकमत अमली थी मुल्तान में जलसे के हवाले से, शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं कि उन्हें मौका देना चाहिए था। कि आप नहीं समझते कि आपने खुद हाइप क्रिएट करके दे दी, 70% वो कवरेज ले गए, 30% पे आप चले गए लाहौर में, कि आप भी गिरफ्तारियां होंगी, कोई ऐसा ही माहौल बनाएंगे या हिकमत अमली चेंज करेंगे? देखिए मैं समझती हूँ कि हालात, सूरत-ए-हाल, वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए तरजीहात तय की जाती हैं और तरजीहात जो है वो वक्त के साथ, हालात के साथ बदलती रहती हैं। जो मुल्तान के अंदर हमारा, मैं समझती हूँ कि कामयाब स्ट्रेटजी थी, क्योंकि एक किसी का रत्ती बराबर खून बहाए बगैर आपोजिशन ने और किसी के ज़ख्मों, किसी के जिस्म पे कांच आए बगैर, किसी को एक लाठी का जख्म लगाए बगैर आपोजिशन ने भी अपनी ज़िद, अना और हट दर्मी दिखा ली और हुकूमत ने भी सब्र तहम्मुल और बुर्दबारी से, तसादम से अवॉइड कर लिया। ये मीडिया के अंदर जलसे आजकल वो ड्रोन जो है, आपको पता है जितनी ऊपर से दिखा लो उतने ज़्यादा लोग नज़र आ जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, वरना अपोजिशन के पल्ले कुछ नहीं है। अच्छा मैडम ये फरमा दें, इधर सुन लें पहले ताकि बार बार आपको डिस्टर्ब करें। हाँ जी बेटे बताओ। पीडीएम जो है वो गुज़दार सरकार के खिलाफ जो है पंजाब असम्बली में जो है वो तरीके एतमाद लाना चाह रही है, चूँकि मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ है कि तमाम अपोजिशन जो है वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो। क्या आप समझती हैं कि वो जो गुज़दार सरकार के खिलाफ होगी तरीके एतमाद वो कामयाब हो पाएगी? देखिए फजलुर रहमान साहब का दर्द तो सबको पता है क्या है। पहली दफ़ा असम्बली से बाहर बैठे हैं और वो इक़्तिदार का नशा उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा और अपनी जेब से हलवा वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। सरकार के हलवे पे नस्ल दर नस्ल सियासत करने वाले अपनी जेब से जब सियासत करने की बारी आई है तो मुश्किल है। हमें उनकी तकलीफ़ का एहसास है, हमें उनकी हर तरह की इस वक्त जिस करब से वो गुज़र रहे हैं उसका एहसास है। लेकिन पंजाब असम्बली हो या नेशनल पार्लियामेंट हो, कभी भी पार्लियामेंट ख्वाहिशात की भेंट नहीं चढ़ाई जाती। आइन और कानून के तहत जब ये इन तिलों में तेल हम देखेंगे कितना है, जब ये लाएंगे तरीके अदम-ए-तमाद। अभी तो ये गीदड़ बबकियाँ हैं, तो ये हुकूमत गीदड़ बबकियों से घर जाने वाली नहीं है। ये क्लियर करें कि ये जो मुकदमा दर्ज हुए हैं मुल्तान में, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी और JUIF, इनमें इनकी जो लीडरशिप है जिन्होंने वहाँ स्पीचेस की, उनके खिलाफ भी मुकदमा क्या दर्ज किए गए और किस किस के नाम पर मुकदमा दर्ज हुए हैं? दूसरा इसके साथ ही ये भी बता दिएगा कि मौलाना ने ये 3 रोज़ एहतजाज का ऐलान किया, जुमा, हफ्ता और इतवार, और उसके साथ ही आगे इतवार 13 तारीख का जलसा होने जा रहा है लाहौर में। हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी? कोरोना वबा के हवाले से हुकूमत क्या अलाउ करेगी कि फिर माहौल वैसे ही बनेगा? देखिए पहली बात तो ये है कि ये एक कंसेंसस पॉइंट है कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो दरख्वास्त गुजार थे कि जलसे की इजाज़त दी जाए, पर्चा भी उन्हीं के ख़िलाफ़ दिया गया है।